जेएनयू एक मिनट दो। के बारे में अब पिछले 2-3 दिनों से हम सब लोग जो चीज़ सुन रहे हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों में ये बहुत पहले से ये चीज़ें हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती रही हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि इन विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी क्या थी। इन विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी थी कि इस देश को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव बनाया जा सके। नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में इन विश्वविद्यालयों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना था। लेकिन हुआ क्या? हो ये रहा है कि उसको इंक्लूसिव बनाने की बजाय, डेमोक्रेटिक बनाने की बजाय, उसको एक खास कैटेगरी के या खास जो कास्ट के लोग हैं उनके लिए बना दिया गया, उनके लिए सेफ हाउस बना दिया गया। आज 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं 1950 का। अच्युतानंद दास करके एक व्यक्ति है, यूपीएससी में रिटन में टॉप करते हैं। जब उनका वाइवा लिया जाता है तो उनको वाइवा में सबसे कम, जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनमें सबसे कम नंबर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो रिटन के टॉपर थे और वाइवा में सबसे कम नंबर देने के बावजूद उनका सिलेक्शन होता है और 48 जो है रैंक उनकी आती है। तो ये जो सिलसिला है वाइवा के साथ, ये बहुत पुराना सिलसिला है और ये चला आ रहा है। यूपीएससी से कोई अछूता नहीं था, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप थोड़ा सा उनका सोशल बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको जन्नत की हकीकत बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। एक डेटा कहता है कि इस देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रोफेसर्स की संख्या देखिए, 95-96% प्रोफेसर्स किस क्लास से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं? सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा अपर कास्ट है। आप कितना परसेंट पे हो उस प्रोफेसर के लेवल पर और एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पर? तो 5 से 6% डेटा है ओवरऑल हम यूनिवर्सिटीज की जब बात करते हैं। आप जब असिस्टेंट के लेवल पर देखते हैं तो असिस्टेंट के लेवल पर एसटी, एससी, ओबीसी मिलाकर के लगभग 26% बैठता है पूरा डेटा, जबकि होना चाहिए था लगभग 50%, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको तमाम तरीके के कानून समझाए जाएंगे कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, उस सरकार की वजह से नहीं हुआ, उस ऑर्डर की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि वो नहीं किया गया। आपका ओबीसी रिजर्वेशन को लागू होते होते इन विश्वविद्यालयों में 2008, कहीं 2013, कहीं 2016 हो गया और उसके बाद का सिलसिला हम सब लोग देख रहे हैं। अलार्मिंग क्या है? अलार्मिंग ये है कि पिछले 3 दिनों में जब जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, उनमें एक चीज देखिए कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो एवरेज मार्किंग देखने को मिल रहा है वो 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर के बीच में है। ये एक रेंज है, उस रेंज में 6 और 7 वाले तो 1-2 ही देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ज्यादातर नीचे वाले ही हैं। उसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। आप 2 नंबर देते हैं किसी ओबीसी कैंडिडेट को और उस 2 नंबर के बावजूद उसका ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन खतरा दूसरा है। खतरा यह है कि वहां भी आपने खेल खेला, वहां भी आपने चालाकी की कि शायद आप उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स दिए होते तो शायद वो कैंडिडेट यूआर में भी सेलेक्ट हो सकता था। आपने वहां पर भी घपला किया, अपने चाहतों के लिए वहां पर भी स्पेस बना करके रखा। तो ये जो खेल है, आप जब किसी कैंडिडेट को 1 नंबर देते हैं तो पूछिए उस कैंडिडेट से कि उसके कॉन्फिडेंस का क्या हाल है। वो आपको बता नहीं पाएगा। उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है, जमीन के अंदर गड़ चुका होता है वो आदमी। वो घर वालों को नहीं बताता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता कि उसको 1 नंबर क्यों आया। उसको लगता है कि शायद उसका वाइवा खराब हुआ होगा, उसमें शायद कोई कमी रही होगी। हाँ, उसमें कमी है और वो कमी ये है कि उसकी जाति नीची है।
वो वाइवा में लेने वालों की जाति से मैच नहीं कर रही है, और यही उसकी कमी है। जो वाइवा में जो लोग बैठे हुए हैं वो खास कोई एक कलर के नहीं है, वो सारे कलर के सतरंगी हैं। उन्होंने तमाम तरीके के चोले ओढ़े हुए हैं। कोई किसी तरीके का चोला ओढ़ा हुआ है, कोई दूसरे तरीके का चोला ओढ़ा हुआ है, लेकिन उनके बीच में बहुत चीजें कॉमन है। आज एक हमारे दोस्त जो कि पहले सीएचएस के स्टूडेंट हुआ करते थे, दलित कम्युनिटी से आते थे आंध्रा की, वो छोड़ करके इतना ह्यूमिलेशन झेला कि वो छोड़ करके यहाँ से ऑक्सफोर्ड चले गए। जेएनयू छोड़ा, तैयारी की और ऑक्सफोर्ड चले गए पीएचडी करने के लिए। और उन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम आज जब शेयर की तो उन्होंने कहा कि दोस्त, एक खास मसला है। हम अपने कलीग से बात कर रहे थे, जो अब क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में है तो यहाँ वाले प्रोफेसर उनको अपना कलीग मानते हैं। जब यहाँ थे तब वो दलित थे और उनको बराबरी का दर्जा तक नहीं था, उनको जो है पढ़ने नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि जब कैंडिडेट अपीयर होता है तो एक टर्म इस्तेमाल होता है जीरो वाला। ये जो जीरो वाला है ना, ये जीरो वाला दरअसल आपके माथे पर लिख दिया गया है। बद्री नारायण तिवारी आपको सिर्फ जीबी पंथ में नहीं देखने को मिलेंगे, वो बद्री नारायण तिवारी आपको हर कैंपस में देखने को मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग वहां पर बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच में बहुत कुछ कॉमन है, और सबसे कॉमन है कि उनके अपने कास्ट का इंटरेस्ट क्या है। वो तमाम चीजों को भुला देंगे और अपने कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे। तो ये एक्चुअली में हकीकत है, और ये हकीकत सिर्फ इतना ही नहीं है। इस रिजल्ट से पहले 2011 में जेएनयू के ही खुद प्रोफेसर्स ने एक थोराट कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा, उसके बाद 2013 में राजीव गुप्ता कमेटी बनी, उस कमेटी ने माना। उसके बाद 2016 में अब्दुल नफे कमेटी का जिक्र यहाँ पर है, ये कमेटी बनी और इसने कहा कि वाइवा में सोशल बैकग्राउंड देख करके मार्क्स दिए जाते हैं, और उस वाइवा के वेटेज को 30 से घटा करके 15%, और किसी कमेटी ने कहा कि 30 से घटा करके इसको 10 नंबर तक लाया जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी कमेटी की कोई रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई और कह दिया गया कि भाई 2016 में तो यूजीसी गजेट और नोटिफिकेशन के आने के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दरअसल वो करना ही कुछ नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। मैं खुद 2010 में एडमिशन के लिए वहां गया था, वाइवा फेस किया था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, सीएचएस जिसको कहते हैं। 5 नंबर दिए थे मुझे लगा कि शायद मुझे बेहतर अंग्रेजी नहीं आती, और हाँ मानता हूं नहीं आती है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। अंग्रेजी भले ही मुझे ना आए, लेकिन मुझे हिस्ट्री अच्छे से आती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ रिसर्च करना है, क्या करना है उसमें। लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, मैं आ गया दिल्ली विश्वविद्यालय और यहाँ अपना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू किया। एक चिट्ठी है, जब यहाँ से आप सब लोग वापस जाएं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, नामवर सिंह जी, हिंदी में बड़े विद्वान, जिंदगी भर मार्क्सवाद का चोला ओढ़ के रहे। उन्होंने एक चिट्ठी अपने छोटे भाई काशीनाथ सिंह के नाम लिखी, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर थे। काशी के नाम, पत्र के नाम से वो उनकी पूरी बुक है, वो उसमें पढ़िएगा। 20 जुलाई 1976 की वो चिट्ठी है, 1976 की वो चिट्ठी है, जिसमें वो किसी एक कैंडिडेट के बारे में लिख रहे हैं अपने भाई को कि भाई काशी, वो फला व्यक्ति का बेटा जेएनयू में आया था एडमिशन के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमजोर है। वो हिंदी के 2 उपन्यासों के नाम नहीं बता पाया, प्रेमचंद के बारे में 2 लाइनें नहीं बोल पाया। खैर, मैंने बात बोल दी थी तो बात रह गई है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सनद रहे, वक्त पड़ने पर काम आएगा। हमारा तो काम है पैगाम में मोहब्बत बांटना। और वो चिट्ठी पर नीचे अपने बाकी चीजों के बारे में लिखते। जिस व्यक्ति का सिलेक्शन उस दिन किया गया था
वो व्यक्ति आज की तारीख में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट से सीनियर प्रोफेसर बनकर के रिटायर हुआ। जिस व्यक्ति को 2 नोबेल का पता नहीं था, वो आपकी किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का सीनियर प्रोफेसर बनता है, वहां से रिटायर होता है, और आप तब से लेकर आज तक 1 नंबर लिए घूम रहे हैं, 0 वाला अपनी कैटेगरी पे लिखवाए हुए, अपने माथे पे लिखवाए हुए। तो ये जो नामवरी संस्कृति है, ये जो चोला ओढ़े हुए लोग हैं, तमाम लोग, सारे लोग हैं उसमें शामिल है, कोई एक खास लोग शामिल नहीं है, सारे लोग शामिल हैं। तो इसको दरअसल उजागर करने की जरूरत है। ये स्कैम है, दरअसल ये स्कैम में आपको जानबूझ करके समेट दिया गया है। अगर आप 1 नंबर पाकर के सेलेक्ट भी हो जाएंगे, तब भी जीवन भर आपके माथे पर लिखा रहेगा। दूसरा व्यक्ति जिसको 28 नंबर देकर के टॉप कराया गया, वो आपको जीवन भर कहेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी से आए हैं, आप डिजर्व नहीं करते हैं, आपको 1 नंबर आया था वाइवा में। और पूरी जिंदगी उस अपमान को लेकर के आप चलते रहिए, जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर गलत कहीं था तो आपकी जाति गलत थी, जो उनके हिसाब से मैच नहीं कर पा रही थी। ये होना चाहिए था कि वाइवा लेने वाले जो कमेटी है, उसमें पूरी सोशल कंपोजिशन का ध्यान रखा जाए। क्या रखा गया? नहीं रखा गया। क्या कोई मिनिमम मार्क्स देने का कोई क्राइटेरिया है? कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है? नहीं है। आप इंडिविजुअल लेवल पर तय कर लीजिए कि कितना देना है। नहीं है। क्या पीडब्ल्यूडी का वहां रिप्रेजेंटेटिव था? नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता हो, नहीं है तो नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। क्या एसटी एससी ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव वहां था? नहीं है। क्या कोई महिला या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से जो लोग जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसको ध्यान में रखने वाला वहां पर है? नहीं है। सवाल आता है क्यों नहीं है? पारदर्शिता आप क्यों नहीं बरतते हैं? क्योंकि पता है जैसे ही पारदर्शिता का मसला आएगा, जिन चहेतों को लगाना है वो नहीं ले पाएंगे। इंटरव्यू बनाना और बिगाड़ना भी उन्हीं के हाथ में। उनको पता है कि किसका इंटरव्यू खराब करना है। जिसका खराब करना होता है, पूछ लीजिए कि यहां से चांद की दूरी कितनी है या सूर्य का तापमान कितना है। जिसका बनाना होता है उससे पूछ लीजिए कि आपके मामा का नाम बता दीजिए, अपना टॉपिक बता दीजिए। जिसको नहीं लेना होता है, आप बताना शुरू करेंगे कि जी ये हमको पता है, कुछ और बताइए। जब तुमको सब कुछ पता है तो रिसर्च तुम ही कर लो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जब तुम ही को पता है तो हमको इंटरव्यू दिए काहे लिए बुलाया है, ये बताइए। रिसर्च तुम करोगे या हम करेंगे? ये कह देना कि हाँ, ये जो आप बता रही हैं या बता रहे हैं, ये हमें पता है, ये किसी भी कैंडिडेट के इंटरव्यू को खराब करने के लिए काफी है। तो ये जो पूरा का पूरा खेला है, इस खेला को समझने की जरूरत है। जब तक वाइवा वेटेज को कम नहीं किया जाता है, जब तक उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, इसी तरीके से एकलव्यों के अंगूठा कटते रहेंगे और द्रोणाचार्य किसी अपने को जो है टॉपर बनाते रहेंगे। सो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला जो चला आ रहा है, ये जल्द खत्म हो। जीबी पंथ के लिए यहाँ 4 दिन पहले हम सब लोग शामिल थे और कह रहे थे कि जीबी पंथ में ऐसा हो रहा है। हम में से शायद किसी ने नहीं सोचा था कि शायद जेएनयू में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो पता चला, मैं खुद अपने पास 50 से 60 स्टूडेंट्स के रिजल्ट लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, डेलिबरेटली ये काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म होगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सिर्फ उम्मीद से खत्म नहीं होगा। आप उनके भरोसे छोड़ेंगे तो नामवरी संस्कृति चलती रहेगी, उनका अपना जो पैगाम मोहब्बत है वो बढ़ता रहेगा। आप सड़क पर होंगे तो उम्मीद कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। या तो आपका किसी प्रोफेसर से सीधा कनेक्शन हो,
या आपकी जाति उससे मैच कर रही हो, तब जाकर के आप जेएनयू में या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का सपना संजो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। इस आप याद कीजिए कुछ समय पहले के केसेस, पायल तड़वी का केस आप सबके सामने था। डॉक्टर पायल तड़वी के साथ क्या हुआ? डॉक्टर अनिल मीणा 2012 का केस है एम्स का, जिन्होंने सुसाइड किया। सफदरजंग मेडिकल कॉलेज की वो रिपोर्ट जो कहती है कि जाति देख करके कैंडिडेट्स को इंटरनल्स में मार्क्स दिए जाते हैं। एक और कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा। एक आईआईटी मद्रास में एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्होंने जातीय डिस्क्रिमिनेशन के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी लगभग साल भर पहले। आज वो टैलेंट कहाँ है कोई नहीं जानता। वो MIT से PhD करके वो कैंडिडेट आया था IIT मद्रास में पढ़ाने के लिए। आप सोचिए US से पढ़ करके भी आप यहाँ आ जाएंगे तो आपकी जाति आपके पीछे नहीं छोड़ने वाली है। तो आंदोलन मजबूत कीजिए, सड़क की लड़ाई है, आप किसी और के भरोसे मत छोड़िए और अपना हक खुद लड़ करके लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।